हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी बात आती है जीतने की या फिर कंसिस्टेंट होने की, तो चाहे वो लाइफ का कोई भी एरिया हो, कहा जाता है कि हमको सबसे पहले अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है ना? इस समरी का नाम है यू विन इन द लॉकर रूम फर्स्ट, द 7 सीज टू बिल्ड विनिंग टीम, बिजनेस टीम एंड इन अ लाइफ एंड स्पोर्ट्स टीम। तो जिसे लिखा है जॉन गॉर्डिंग और माइक ने। तो इन सभी का बात की जाए तो जीतने का मतलब सिर्फ ज्यादा स्कोर बनाना नहीं है, एक शानदार पेंटिंग या गाने का मालिक होना भी नहीं है। जीत एक लंबा प्रोसेस होता है। आप अपने टीममेट्स के साथ में कैसा बर्ताव करते हैं, जीत उसमें छुपी हुई है। और आप किस तरह अपना रोज बेस्ट देते हैं, टीम उसी पर भी, जीत उसी पर भी डिपेंड है। तो बेस्ट बनने के लिए आप 7 सीज को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप टॉप पर पहुंच सकते हैं। ये 7 सीज है और ये 7 सीज है: कल्चर, कंटीजियस, कंसिस्टेंस, कम्युनिकेट, कनेक्ट, कमिटमेंट और केयर। इन सभी वर्ड्स को आप पहले से ही जानते हैं, राइट? मगर ये आपके लिए जीत हासिल करने का जरिया कैसे बन सकते हैं, तो आज ये समरी आपको यही बताएगी और जीतना सिखाएगी। तो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम कल्चर के ऊपर में। तो माइक और जेम ने टाइम लगा करके एक जो टीम रहती है, फुटबॉल टीम, वहाँ पे हर एक प्लेयर को समझने के लिए उनको एवेल्युएट किया। उनको प्लेयर में को गेम में अच्छा बनाने के लिए सिर्फ उनके फुटबॉल स्किल जिम्मेदार नहीं थे। माइकल जॉन को देखना है कि हर प्लेयर पर, एक दूसरे पर और पूरी टीम पर क्या असर पड़ता है। वे अक्सर मीटिंग करते थे। माइकल जॉन हमेशा सभी को उनके प्रोग्रेस के बारे में अपडेट देते रहते थे। वे एग्जीक्यूटिव, प्लेयर्स और मेंटेनेंस क्रू के साथ भी बात करते थे। इन लोगों के लिए भी फॉल्कन्स के कोर वैल्यू और फिलोसॉफीज को जानना बहुत जरूरी था। इन्हें ये पता होना चाहिए था कि टीम की जीत में इनका भी जरूरी रोल है। जीतने का मतलब सिर्फ अच्छा या ज्यादा स्कोर करना नहीं है। टीम का भरोसा और एटीट्यूड भी जीत में अहम रोल निभाता है। इससे हर एक को अपना बेस्ट देने का एनकरेजमेंट मिलता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को अपने बिहेवियर की वजह से ही, अपने कल्चर की वजह से ही जीत हासिल हुई थी। और इसके कोच जेफ एमरोनी ने इस बात को माना था कि कोच जेफ ने कॉन्फिडेंट के साथ में पहले ही ऐलान कर दिया था कि कौन कौन लॉकर्स के कल्चर में ठीक बैठ सकता है। इस तरह ये टीम काफी फेमस और सक्सेसफुल बन गई। इस टीम में सेल्फिशनेस यानी कि निस्वार्थवान और टीम वर्क जैसी क्वालिटी थी। इस टीम में सभी लोगों ने हमेशा खुद को सुधार करने की ठान ली थी। जो लोग हार्ड वर्किंग और आगे बढ़ने की चाह रखते थे, सिर्फ उन्हें ही इस टीम में जगह दी गई थी। सक्सेस को पाने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर आप कहां खड़े हैं। यह बात सिर्फ कोच पर ही नहीं बल्कि टीम पर भी लागू होती है। माइक और फॉल्कन ने अपने कल्चर के मुताबिक 7 जिम्मेदारियां बनाई। पहला तो ये कि सभी को मस्ती करनी आनी चाहिए, लेकिन साथ ही हार्ड वर्क भी। दूसरा ये कि उनको ऑर्गेनाइजेशन में सभी को सम्मान देना होगा। और तीसरा ये कि किसी को भी सेल्फिश या मतलबी बनने की इजाजत नहीं है। चौथा, फॉल्कन टीम के सभी मेंबर्स को अपना अपना काम खुद करना होगा, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की चेंज या बदलाव के लिए भी तैयार रहना होगा, खासतौर से प्लेयर्स को। पांचवा, चाहे जीत हो या फिर हार, हमेशा उनको एक जैसे ही बने रहना होगा। छठा, हर किसी का मकसद टीम को और भी पावरफुल बनाने का होना चाहिए। सातवां, बातों और बॉडी लैंग्वेज से पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। तो इस तरीके से किसी कल्चर के बारे में हमने समझा। अब दूसरे चैप्टर में हम जानेंगे कंटीजियस के बारे में। सिर्फ फ्लू ही एक से दूसरे के में नहीं फैलता है, बल्कि हमारे इमोशंस भी इसी तरह फैलते हैं। अगर आप एक हैप्पी एटीट्यूड से ऑफिस में जाते हैं तो आपको देख करके सभी को वर्कर्स के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। वहीं अगर आप बुरे एटीट्यूड से दूसरे शख्स के साथ बर्ताव करते हैं तो सभी का मुंह बन जाता है। तो किसी भी टीम के आसपास अगर पॉजिटिव एनर्जी हो तो वहाँ का कल्चर बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो माइक और जॉन ने यही बात फोल्कस को समझाने के लिए काफी जोर लगाया। हर रोज हर एक को खुद से सवाल पूछना चाहिए कि मैं लॉकर रूम में क्या लेके आ सकता हूँ। क्या मैं सभी के साथ पॉजिटिविटी बांट सकता हूँ, या फिर क्या मैं सभी की एनर्जी को नीचे आने की वजह बन रहा हूँ। ये कुछ सवाल है जो एक टीम मेंबर खुद से पूछ सकता है। बड़े बड़े टीम लीडर वो यही मानते हैं कि उनका दूसरे के ऊपर में क्या असर पड़ता है, इसीलिए कोशिश करते हैं कि माहौल को बढ़िया बना सके। तो आखिर अब पॉजिटिविटी को हम कैसे कंटीजियस बना सकते हैं? तो किसी भी टीम का विजन और मिशन उस काम को और पक्का बना देता है। मेंबर्स को लगने लगता है कि वो जीत सकते हैं, उन्हें लगता है कि वे किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं, उन्हें खुद पे भरोसा हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि हंसमुख होना बेकार की बात है, लेकिन ड्यूक यूनिवर्सिटी के मंजूपुरी और डेविड रॉबिन्सन की स्टडी को जान करके आपकी ये सोच बदल सकती है। उन्हें ये पता चला कि पॉजिटिव और हंसमुख लोग ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और ज्यादा कमा पाते हैं। वे अपने सारे सपनों को पूरा कर पाते हैं। सिर्फ यही नहीं, उनकी उम्र भी लंबी होती है। खुश रहने वाले लोग अपनी लाइफ के हर पहलू में कामयाब होने का ज्यादा चांस रखते हैं। तो किसी भी गेम या कंपटीशन से पहले किसी भी तरह की एनकरेज करने वाली बातों से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए टीम को इंस्पिरेशन लेने वाली सोच मिलती है। उनके कोच, फैमिली और दोस्तों को उन पर यकीन हो जाता है। इससे उन्हें जीत हासिल करने के गोल तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। तो ये हमने जाना कंटेजियस के बारे में।
अब बात करते हैं कंसिस्टेंट के बारे में। मतलब ये कि मान लीजिए कि किसी एक कोच ने बेहतरीन कल्चर और पॉजिटिव एटीट्यूड की शुरुआत की। अब इसने टीम को बेस्ट परफॉर्मेंस देने की शुरुआत की। अब ये कोच क्रूर और डिस्करेजिंग बन गया। अब इससे टीम का धीरे धीरे कोच के प्रति भरोसा टूटने लगेगा। इसीलिए जो कंसिस्टेंसी है ये ऐसा फैक्टर है जिसको किसी भी लीडर और कोच को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। चाहे जीत हो या हार हो, आपको हमेशा खुद के साथ ईमानदार होना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो आपको अपने कैरेक्टर की सच्चाई को दिखाना चाहिए। आप एक लीडर या कोच के प्रिंसिपल और फिलोसॉफी पर हमेशा टिके रहना चाहिए। जैसे कि जो वॉशिंगटन रेडस्किंस के नाम से फुटबॉल टीम के हेड कोच थे, किसी एक सीजन में वो रेडिक्शन अपना खेल सही से नहीं दिखा पा रहे थे। वे अपने 5वें हार तक में बढ़ रहे थे। टीम बुरे से बुरे रिजल्ट के लिए तैयार था। ऐसे में क्या जो को ब्रेक के दौरान सभी प्लेयर्स पर चीखना चिल्लाना चाहिए था? क्या जो को उनका अपमान करना चाहिए था, उनकी इंसल्ट करनी चाहिए थी? जो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बजाय जो ने कहा, लड़कों हम जीत के करीब हैं। बस ये एक बात किसी बाहर वाले के लिए कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन टीम के लिए यही सब कुछ था। जो ने पूरे सीजन टीम को सपोर्ट और हैंडल किया। जिस तरीके से उन्होंने टीम को हैंडल किया था वो बड़ा ही कंसिस्टेंट था। बुरे समय में भी जो पॉजिटिव बने रहे। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत जरूरी है। स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, लेकिन हर हालात में हमको एक जैसे ही बने रहना चाहिए। शायद हो सकता है कि आप अभी गुस्से में हैं, थके हुए हैं या नाउम्मीद हो सकते हैं, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होगी, फिर भी आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ऐसे रहिए कि आप खुश या कंसिस्टेंट होने पे रहते हैं। कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि किसी भी काम को बार बार रिपीट करना। अगर आप सुबह उठ करके रोज जॉगिंग करने जाते हैं तो कंसिस्टेंट है। अगर आप टीम को मैसेज भेज करके मोटिवेट करते हैं तो आप कंसिस्टेंट है। लेकिन कंसिस्टेंसी से कॉम्प्लेक्स इंटरेक्ट हो या सेटिस्फेक्शन पैदा होती है। कॉम्प्लिकेटेड होने का मतलब है, कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं और इससे यह सोच पैदा होती है कि आपकी कोशिश बेस्ट है और आप कामयाब होंगे। लेकिन सक्सेसफुल टीम ऐसा नहीं सोचती। आपकी पिछली जीत इसकी गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी जीत आपकी होगी। आपको लगातार हर बार हार्ड वर्क और इम्प्रूवमेंट करते ही रहना होगा। तो ये बात की हमने कंसिस्टेंसी के बारे में कि हमको कैसे किन हालातों में, यानी सभी हालातों में एक ही चाहे व्यवहार दिखाना है हमको। अगर हमारा सिचुएशन अच्छा ना हो, टाइम अच्छा ना हो, तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है और शांति से, धैर्य से अपने काम को फोकस करना है। तो अब आगे जानते हैं अमेजिंग बात की हमेशा। अब बात करते हैं कम्युनिकेट की। इस बुक के ऑथर जॉन डॉक को रिवर्स के साथ में डिनर करने का मौका मिला। डॉक लॉस एंजलिस के हेड कोच थे। जॉन ने डॉक से पूछा कि उनके मुताबिक एक कोच बनने के लिए सबसे जरूरी क्या बात होनी चाहिए। डॉक ने जवाब दिया, कम्युनिकेशन। वह सिर्फ अपनी टीम के साथ में बात करने को जरूरी नहीं बता रहे थे, बल्कि हर एक प्लेयर के साथ कम्युनिकेशन की ओर इशारा कर रहे थे। इससे डॉग को हर प्लेयर को जानने समझने की लिए आसान हो रही थी। उसे यह पता चला कि कौन से प्लेयर का मेंटल हेल्थ, तो यानी कौन से प्लेयर मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है। उन्हें ये मालूम था कि किस प्लेयर को ज्यादा एनकरेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इन सब बातों को जानना बहुत ही जरूरी था। डॉन इसे टीम को बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए गाइडेंस दे पाए थे। कम्युनिकेशन से डोमिनो इफेक्ट पैदा होता है, यानी इससे एक तरह का चेन रिएक्शन पैदा होता है। इससे भरोसा पैदा होता है और भरोसे से कमिटमेंट। अगर आप किसी बात के लिए कमिटमेंट करते तो आप बेहतरीन रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। और अदर माइक अगर यही फॉल्कन टीम के साथ में करना चाहते थे, जैसा कि हम जान चुके हैं कि जॉन फॉल्कन को बेहतर टीम बनाने के लिए जुट गए थे। माइक ने इसके लिए टीम के हर फुटबॉल प्लेयर से बात की। फुटबॉल टीम में कई प्लेयर्स होते हैं, इसलिए काम आसान नहीं था। सबसे एक एक करके बात करना वाकई में आसान नहीं था, लेकिन आपको पता है ऐसा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि माइक ने सभी से एक तरीके के सवाल पूछे। वो अपनी टीम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उन्हें लगता है कि मतलब है कि किसी भी लीडर को दूसरों के आइडियाज और सुझाव को सुनने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, चाहे कोई भी स्टेटस हो। इससे लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के लिए इनकरेज होते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कम्युनिकेशन के बारे में कि ये कितना जरूरी है और कैसे काम करता है, मैजिक करता है। अब अगले चैप्टर की बात करते हैं कनेक्ट। अगर आप अपनी टीम के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप उनसे कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन की जरूरत है। जिस टीम के बीच में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती है वो एक अच्छा टीम बनाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब टीम मेंबर सिर्फ खुद पे फोकस करते हैं तो उनमें आपस में कनेक्शन की कमी होती है। तो बेशक इसमें पर्सनल गोल को हासिल करने के लिए काम करते हैं वो लोग, उनका मोटिवेशन होता है खुद के लिए अटेंशन और नाम कमाना। इसका मतलब ये सेल्फिश और मतलबी बन जाते हैं। इस माइंडसेट से टीम जीत हासिल नहीं कर पाती। हर एक मेंबर को मैं के बजाय हम के बारे में सोचना चाहिए। इससे उनका आपस का बॉन्ड मजबूत होगा। आपकी कमिटमेंट अगर टीम को जिताने की है तो यह आपकी टीम को जीत की ओर जरूर ले जाएगी। अब 2000 साल का द रेबल का केस लीजिए। तो ऑथर माइक के मुताबिक यह टीम उस दौरान के सबसे कनेक्टेड फुटबॉल टीम थी। माइक को ऐसा क्यों लगता था? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इस टीम को स्ट्रेसफुल माहौल में बर्ताव करते हुए देख रहा था। एक टाइम गेम था जिसमें रेवेंस
दिखा रहे थे। इस दौरान उनका हौसला पस्त हो गया था। हर प्लेयर के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी साफ साफ नजर आ रही थी। फुटबॉल टीम के आधे प्लेयर्स ऑफिस पे और बाकी डिफेंस में खेलते हैं। इस तरह बढ़ करके खेलने से गेम के दौरान टकराव पैदा होता है, प्लेयर एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। लेकिन द रेवेंस टीम में ऐसा नहीं होता था। उनके हेड कोच ब्रायन बिलिक इस बात के लिए जिम्मेदार थे। बिलिक इस टीम के ऑफेंसिव और डिफेंसिव टीम के लीडर से साफ साफ कम्युनिकेट करते थे। वो उनसे दोनों साइड के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते थे। फिर बिलिक और लीडर्स पूरी टीम के साथ में इस बात को डिस्कस करते थे। इससे ऑफेंस और डिफेंस दोनों तरफ के प्लेयर्स एक दूसरे को दोष देना छोड़ दिया था। इसके बजाय वे अपने गेम पर फोकस करते थे। ऐसे माहौल में गेम के दौरान काफी टेंशन होता है। अगर टीम के पास प्लेयर्स के बीच में आपस में कनेक्शन ना हो तो सब लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वे एक दूसरे की कमजोरी और ताकत के बारे में जानते हैं, इसीलिए अब लड़ाई करने के बजाय वे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस बात को समझने के बाद अब आगे बात करते हैं कमिटमेंट के बारे में। एक टीम का कोच अगर कमिटेड हो तो ऐसी टीम बेहतरीन बन जाती है। आप में भी दूसरों से ज्यादा कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर अपनी टीम को आगे बढ़ाने, डेवलप करने और कामयाब बनाने के लिए आप में कमिटमेंट होनी चाहिए। बेशक बाकी के टीम मेंबर्स में यही जज्बा होना चाहिए, लेकिन तभी ऐसा कर पाएंगे जब कोच ऐसा कर दिखाए। कमिटमेंट सिर्फ बातें करके नहीं की जा सकती, बड़े बड़े कोच इसे हर रोज करके दिखाते हैं। जिस तरह एक कोच अपनी टीम के साथ बर्ताव करता है, उसे इंटरेक्ट करता है, इन सब में कोच का कमिटमेंट दिख जाता है। अलग शब्दों में कहे तो एक कोच अपनी बातों और अपने एक्शन दोनों से ही टीम के लिए अपना कमिटमेंट दिखाता है। वैसे सिर्फ आपकी बातें और एक्शन आपके कमिटमेंट को नहीं दिखाते, बल्कि आपकी फीलिंग्स में भी बहुत ताकत होती है। यही बात यूएसए बास्केटबॉल टीम के हेड कोच माइक ने अपनाई थी। माइक ने अपनी टीम को अपने देश के लिए खेलने के लिए कमिटमेंट करने को कहा। इसके लिए उसने टीम को 2014 में वेस्ट कब्रिस्तान ले गए। तो कोच माइक हर रोज अपने कमिटमेंट के बारे में बात करते थे, लेकिन ये इसे वाकई में फील महसूस करने जैसा पावरफुल नहीं होता। इसीलिए वे और उनकी टीम कब्रिस्तान गए। टीम ने बहादुर सैनिकों के परिवार से उनके किस्से सुने, वे बलिदान देने वाले सैनिकों के बच्चे से मिले। टीम के हर मेंबर ने वक्त लगाकर वीर सैनिकों की समाधियों के सामने उन्हें सम्मान दिया। इस कब्रिस्तान की ट्रिप में टीम मेंबर्स को अंदर से झंझोर दिया। उन्होंने बलिदान देने वाले उन सैनिकों के कमिटमेंट को महसूस किया। उन्होंने भी अपने देश के लिए खेलने के लिए अपने डेडिकेशन और समर्पण की भावना को मजबूत किया। अपनी टीम के लिए काम कर कर आप अपना कमिटमेंट दिखा सकते हैं। जीसस ने अपने मानने वालों के पैर धोकर के उनकी देखभाल की थी। मदर टेरेसा ने गरीबों को खाना खिला करके उनकी देखभाल की थी। कई सारे लीडर्स को लगता है कि उनके मेंबर्स को उनका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये सोच गलत है। जो लीडर अपने मेंबर्स की देखभाल करते हैं उनकी टीम आगे बढ़ती है। इससे लीडर भी आगे बढ़ पाता है। अगर कोई लीडर सिर्फ अपनी देखभाल करता है तो वो मतलबी होता है। अगर आप एक लीडर है तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि आप अमीर और मशहूर बन जाते हो। लेकिन सेल्फिश लीडर हमेशा फेल होते हैं। उनका यह ज्यादा फोकस रहता है कि फोकस रिजल्ट पे ज्यादा होता है या पैसों पर। वे दूसरों की जिंदगी बदलने के बारे में नहीं सोचते हैं, इसीलिए उनके साथ काम करने वाले भी कभी उन्हें याद नहीं रखते। एक लीडर या कोच के तौर पे आपको हर रोज खुद से सवाल पूछने चाहिए कि आप अपनी टीम की देखभाल करने के लिए क्या कर रहे हैं। आप अपने टीम मेंबर्स को बेहतर बनाने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आप उन्हें कैसे दिखा सकते हैं कि आप उन्हें हेल्प करने के लिए कमिटेड है। तो इस तरीके से हमने जाना कमिटमेंट के बारे में इस चैप्टर में। अब आगे बात करते हैं केयर के बारे में। ऑथर जॉन का मानना है कि केयर करने पर कोई भी टीम बेहतर बन सकती है। यहाँ सिर्फ टीम के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के लिए भी अप्लाई होता है। अब स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल देखिए। और वॉल्टर ने स्टीव जॉब की बायोग्राफी लिखी थी। इसमें यंग स्टीव और उनके पिता की एक कहानी है। स्टीव के पिता ने स्टीव को एक बाउंड्री बनाने के लिए कहा था। उन्होंने स्टीव से इसे केयर के साथ बनाने के लिए कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बाउंड्री के पीछे के हिस्से को भी केयर के साथ बनाने के लिए कहा। स्टीव ने सुनकर के थोड़ा कंफ्यूज हो गए। बाउंड्री के पीछे के हिस्से को कोई भी नहीं दिखेगा। तो स्टीव ने अपने पिता से पूछा, पीछे के हिस्से की कौन परवाह करता है। उनके पिता ने जवाब दिया, तुम परवाह करोगे। स्टीव को यह सीख तब भी आती जब उन्होंने अपनी फेमस कंपनी एप्पल की शुरुआत की थी। कस्टमर्स ने यह देखा कि एप्पल के प्रोडक्ट को बड़ी ही केयर और ध्यान से बनाया जाता है। एप्पल के प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली होते हैं। यहाँ तक कि जॉन के बुजुर्ग पिता भी एप्पल का आईफोन यूज कर पाते थे। तो जब भी आप किसी बात की केयर करते तो आप उस काम को और भी ज्यादा तरीके से करते हैं, बेहतरीन वे से। आप उसमें थोड़ी और कोशिश, थोड़ी और एनर्जी और बहुत सारा प्यार डाल देते हैं। अगर किसी टीम के सारे मेंबर्स टीम की केयर करें तो वो भी टीम जरूर कामयाब से होगी। अगर जॉन किसी ऐसी टीम को चुनती जो केयर करने में अव्वल, तो वो पिट्स और फाइनेंस थे। यह बेसबॉल टीम थी जिसमें सभी केयर करते थे। इस टीम में जीत की लिस्ट को देख करके माना जाता कि इसके टीम मेंबर्स केयर करते हैं एक दूसरे को। आप उनके प्रॉफिट्स को भी देख सकते हैं, लेकिन कोई भी टीम कितना केयर करती है वो लोगों और जगहों में भी देखे जाते हैं। पायरेट्स को लोगों से मिलने वाले मैसेज में भी इस केयर को देखा जाता था। पायरेट्स की बिल्डिंग और लॉकर रूम में भी इस केयर की झलक मिलती थी। पायरेट्स की फैसिलिटी और पायरेट्स क्रीड पोस्ट किए गए थे। इसमें पायरेट्स के कैरेक्टर कैसे होने चाहिए, उनकी सोच और वैल्यूज के बारे में भी बताया गया था। टीम के मेंबर्स एक दूसरे से क्या उम्मीद रखते हैं ये भी उसमें शामिल था। पायरेट्स सिर्फ नाम और जीत के बारे में परवाह नहीं करते, बल्कि ये उनके टीम के कल्चर के
के बारे में भी परवाह करते हैं, ये टीम से जुड़े हर शख्स के बारे में परवाह करते हैं, ये टीम के एक दूसरे के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो आखिर केयरिंग कल्चर को हम कैसे बना सकते हैं, इसके बेबी स्टेप लेकर के हम धीरे धीरे बना सकते हैं। एक कोच के तौर पर आप टीम के एक्शन पर अपना असर डाल सकते हैं। अगर आप यह दिखाएंगे कि आप केयर करते हैं तो वे भी केयर करेंगे, शुरू केयर करना स्टार्ट कर देंगे। आपको यह पक्का करना होगा कि आप टीम को यह दिखाएं कि आप उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो, क्योंकि जैसे कि इसके लिए आप उन्हें गेम के दौरान कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं या किसी प्लेयर की प्रॉब्लम को सुन सकते हैं, छोटी छोटी बातें लेकिन सामने वाले के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसे उन्हें लगेगा कि उनकी भी वैल्यू की जा रही है। इसी के साथ अब हम पहुंच गए समरी के कंक्लूजन पर, यानी कि एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमने इस समरी से क्या सीखा। तो भाई मुद्दा मामला एकदम सिंपल है। सबसे पहले तो हमने 7 सीज के बारे में सीखा। इन 7 सीज की वजह से ही एक टीम ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होते हैं, और ये 7 सीज है कल्चर, कंटीजियस, कंसिस्टेंट, कम्युनिकेट, कनेक्ट, कमिटमेंट और केयर। दूसरा हमने सीखा कि किसी भी टीम में कल्चर को कैसे मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि कल्चर जो होता है वो किसी भी टीम की वो बातें होती है जिन पे सब यकीन करते हैं। ये उन्हें अपनी गोल और पर्पज के बारे में याद दिलाता है। कल्चर को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है सभी को बार बार कल्चर की याद दिलाना, उन्हें ये याद दिलाना कि ये वे किस लिए मेहनत करते हैं। तीसरा हमने ये जाना कि पॉजिटिविटी एक से दूसरे तक फैलती है। आपका एटीट्यूड पूरे टीम पे अपना असर डालता है। आपके बर्ताव से आपकी टीम के लोगों में या तो एनर्जी आएगी या खत्म हो जाएगी। अपनी टीम मेंबर्स के सामने जाने से पहले आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा। ये पूछिए कि आज आप क्या फैलाना चाहेंगे, पॉजिटिविटी या निराशा। चौथा हमने सीखा कि कंसिस्टेंसी से कोई भी टीम बेहतरीन बन सकती है, चाहे हार हो या जीत हो। आपको हमेशा एक जैसे ही रहना चाहिए। आपकी पिछली जीत आपके फ्यूचर की जीत की गारंटी नहीं देती। हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करें। और पांचवा ये कि असरदार तरीके से कम्युनिकेट करें। अपने साथ काम करने वालों को जाने, उनकी कमजोरियों ताकत के बारे में जानिए। इसके आपको मौका मिलेगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। छठा हमने सीखा कि अपने टीम के साथ कनेक्ट करके हम किसी भी तरीके की बहस या झगड़े से बच सकते हैं। स्ट्रेस के दौरान एक दूसरे को दोष ना दे, इसके बजाय एक दूसरे की हेल्प करे। इस तरह का कनेक्शन बिना अच्छे कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता। सातवां हमने सीखा है कि टीम के लिए कमिटमेंट का मतलब होता है अपने टीम की देखभाल करना। टीम मेंबर्स को यह बताइए कि आप उनकी हेल्प करने के लिए डेडिकेटेड हैं। इस तरह से वे एक बेहतर शख्स और एक बेहतर टीम बनेंगे। आठवां हमने सीखा कि हर बात में केयर होनी चाहिए। हर मेंबर को एक दूसरे के लिए केयर करना चाहिए। उन्हें अपने आसपास की जगह, लोग और चीजों के बारे में परवाह करनी चाहिए। किसी भी टीम की पहचान उसकी जीत से नहीं होती, ज्यादातर उन्हें इस बात से याद किया जाता है कि उन्होंने आखिर जीतने के लिए क्या किया। उनकी मंजिल ट्रॉफी या पॉइंट्स नहीं, बल्कि टीम को सबसे बेस्ट बनाना होना चाहिए। 7 सीज को फॉलो करके आप एक अच्छी टीम और एक जबरदस्त टीम बना सकते हैं। और इसी के साथ यह समरी यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई और समरी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।